थी वो आपके पास चल रहा था वेव का टॉपिक। ठीक है, वेव के अंदर मैंने आपको वेव्स की टाइप्स पढ़ा दी थी। आज मुझे एक टॉपिक डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है वेवलेंथ। वेवलेंथ यहाँ मुझे पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा एज कंपेयर टू जिसको मैं कहीं और पढ़ा रहा था आईपैड पे। तो मेरे पास टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मेरे पास वेवलेंथ। थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स। सक्सेसिव का मतलब होता है आइडेंटिकल। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आइडेंटिकल पॉइंट्स, दो सक्सेसिव और आइडेंटिकल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। अगर आपके पास कोई एक वेव मौजूद है और उसके अंदर दो पॉइंट्स जो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे नजर आए, अगर आपके पास एक वेव मौजूद है और उसके अंदर दो पॉइंट्स जो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे नजर आए, वो हमारे पास वेवलेंथ मेजर करके देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये मेरे पास मौजूद है एक वेव और ये ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव्स कैसे हैं? क्योंकि इसमें बन रहे हैं क्रस्ट और ट्रफ। ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट, नीचे वाला पार्ट ट्रफ। क्रस्ट ट्रफ ये सब लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो मेरे पास दो सक्सेसिव आइडेंटिकल पॉइंट्स के बीच का फासला। सक्सेसिव और आइडेंटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं? सक्सेसिव और आइडेंटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो। ऐसे दो पॉइंट्स जो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो वो कहलाते हैं सक्सेसिव और आइडेंटिकल पॉइंट्स। जिसमें मेरे पास एक पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर ये है तो मैं जानना चाहूंगा कि ये वाला पॉइंट अपने आप को कहाँ रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है, यहाँ नहीं 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 कर रहा है, लेकिन यहाँ कर रहा है। अगर ये क्रस्ट के एंड पे है तो दूसरा पॉइंट भी दूसरे क्रस्ट के एंड पर होगा। दूसरा पॉइंट दूसरे क्रस्ट के एंड पर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कहलाएगा लैम्डा। और लैम्डा हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को। ये y होता है और उल्टा y लैम्डा कहलाता है। इसको बोलते हैं लैम्डा और लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ। उल्टा y लैम्डा कहलाता है। उल्टे y को लैम्डा कहते हैं और लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो एक जैसे सिमिलर पॉइंट्स के बीच का फासला, दो एक जैसे सिमिलर पॉइंट्स के बीच का फासला हमारे पास कहलाता है वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा का नाम दे देते हैं। तो दो एक जैसे पॉइंट्स के बीच का फासला लैम्डा कहलाता है। आइडेंटिकल पॉइंट्स के बीच का फासला लैम्डा कहलाता है, जिसको लैम्डा का नाम दिया जा रहा होता है। ठीक, ये बात थी, इसको मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे बताइए कि ये वाला जो पॉइंट है ये अपने आप को कहाँ रिपीट कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर अगर ये एक क्रस्ट के मिड पर है तो दूसरा भी क्रस्ट के मिड पर होगा। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का फासला भी वेवलेंथ कहलाता है और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का फासला भी वेवलेंथ कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का फासला भी वेवलेंथ कहलाता है। उसको वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का फासला या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का फासला तो हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है। उसको वेवलेंथ का नाम देते हैं। बस वेवलेंथ के लिए देखना होता है कि पॉइंट कहाँ रिपीट कर रहा है। तो दो सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब एक जैसे, उनके पॉइंट्स को अपनी अनुमान में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को वेवलेंथ। हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है। अब मैं जुमला बोलूंगा जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा एक कंप्लीट वेव कब बनती है तो आप बोलेंगे अच्छा हम ज्यादातर जो वेव डिस्कस करते हैं ना वो ट्रांसफर से करते हैं।
और हम ट्रांसफर से वेव डिस्कस क्यों करते हैं? हम ट्रांसफर से वेव इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि उसको स्केच करना और ये क्रस्ट और कर्व बनाना हमारे लिए आसान होता है। लॉन्गिट्यूडल वेव कैसे बनते हैं? कॉम्प्रेशंस और रेफ्लेक्शंस। कॉम्प्रेशंस के बारे में मैंने बोला था कि दे आर क्लोज टू ईच अदर, और रेफ्लेक्शन के बारे में मैंने बोला था दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। दिस इज ऑल दैट वी हैव डन ऑन लास्ट सैटरडे। तो ये लॉन्गिट्यूडल वेव में बनते हैं कंप्रेशंस और रेफ्लेक्शंस, जबकि ट्रांसवर्स वेव से बनती थी क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ आर इजी टू ड्रॉ, दैट्स व्हाई वी डिस्कस दैम। तभी हम उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक कंप्लीट वेव कब बनती है, अभी जुमला सुन ली क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा एक कंप्लीट वेव कब बनती है, तो बस आपने एक जुमला बोलना है मुझे। एक कंप्लीट वेव बनती है एक क्रस्ट और एक ट्रफ से। एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाते हैं एक कंप्लीट वेव। एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाते हैं एक कंप्लीट वेव। इफ आई विल आस्क यू कि आप मुझे बताइए एक जो है ना आपके पास कंप्लीट वेव कब बनती है, तो आपने मुझे बोलना है सर कंप्लीट वेव उस वक्त बनेगी जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ होगा, उसको हम कंप्लीट वेव का नाम देते हैं। तो अगर एक क्रस्ट और एक ट्रफ है दैट मींस इट्स नथिंग बट अ कंप्लीट वेव। तो आपके पास एक कंप्लीट वेव है, उसको कंप्लीट वेव के नाम से जानना है, तो दिस इज द कंप्लीट वेव। एक वेव को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो याद रखिएगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। ये एक साइकिल है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ से एक साइकिल बन रही है और इसको वन कंप्लीट वेव भी कहते हैं। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। और जब जब बॉडी एक साइकिल कंप्लीट करती है, जब बॉडी एक साइकिल कंप्लीट करती है, आई रिपीट, जब बॉडी एक साइकिल कंप्लीट करती है तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो लैम्डा के बराबर होता है। भूलिएगा नहीं, आई रिपीट, भूलिएगा नहीं। अगर मैं आपसे पूछूंगा एक कंप्लीट वेव बनाने के लिए वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है, इफ आई वुड आस्क यू एक कंप्लीट वेव बनाने के लिए वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है, देन यू विल सपोज टू रिप्लाई मी एट वंस। एक कंप्लीट वेव बनाने के लिए वेव जो डिस्टेंस कवर करेगी वो लैम्डा के बराबर होगा। सवाल उठाते हैं कैसे, किसी ने बोला कैसे, तो आपने बोलना ये देखिए ये वेव है। अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है ये वाला पॉइंट कहाँ रिपीट कर रहा है, अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है ये वाला पॉइंट कहाँ रिपीट कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये क्रस्ट के स्टार्टिंग में, तो आगे भी क्रस्ट के स्टार्टिंग में होगा, तो मैं कहूँगा हाँ ये क्रस्ट के स्टार्टिंग में होगा। तो आप देखेंगे ये बना है क्रस्ट और ये बना ट्रफ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा लैम्डा। और ये कंप्लीट साइकिल, अब इसको छोड़ दें, अब ये कंप्लीट साइकिल बन गई, इसमें एक क्रस्ट आ गया और एक ट्रफ, और डिस्टेंस देखिए कितना है लैम्डा। तो मैंने अगर आपसे पूछा एक वेव को कंप्लीट करने के लिए वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप मुझे बोलेंगे सर एक वेव को कंप्लीट करने के लिए वेव जो डिस्टेंस कवर करती है वो लैम्डा होता है, या एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वेव जो डिस्टेंस कवर करेगी वो लैम्डा के बराबर होगा। तो वो डिस्टेंस जो वेव लगाती है इसके ऊपर, एक साइकिल के ऊपर, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो डिस्टेंस जो आपकी वेव एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बेटे यूटिलाइज करती है, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। वो आपके पास उसकी वेवलेंथ के बराबर होगा, जिसे हम लैम्डा कहते हैं, कि हमारे पास लैम्डा कहला रहा होता है। अब ये सारी बात होगी, इसको हमने देख लिया। एक वेव को कंप्लीट करने का टाइम पीरियड कहलाता है, और एक कंप्लीट वेव का डिस्टेंस लैम्डा के बराबर होता है। एक वेव का टाइम पीरियड कहलाएगा और एक वेव का कंप्लीट डिस्टेंस लैम्डा के बराबर होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए क्या जिंदगी में कोई वेव इक्वेशन है, तो आपने बोलना है यस, हमारे पास जिंदगी में एक वेव इक्वेशन होती है, और वो वेव इक्वेशन होती है v is equal to f लैम्डा। अगर आपसे कोई पूछे कि जिंदगी में कोई वेव इक्वेशन होती है,
तो आपने बोलना है जी, वेव इक्वेशन है और वेव इक्वेशन है v इक्वल्स टू f लैम्डा। v का मतलब है स्पीड ऑफ अ वेव या वेलोसिटी ऑफ अ वेव, v का मतलब है स्पीड ऑफ अ वेव या वेलोसिटी ऑफ अ वेव, f मींस फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मींस वेवलेंथ। v का मतलब स्पीड ऑफ अ वेव या फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, और आपके पास सॉरी स्पीड ऑफ अ वेव या वेलोसिटी ऑफ अ वेव, f मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। However, lambda indicates the wavelength. Lambda आपके पास wavelength को indicate कर रहा होता है। ये बात हमने डिस्कस करी। अब मैं इसको ड्राइव करना चाहता हूँ। इसको ड्राइव करना बहुत ही आसान काम है, हमारे बाएं हाथ का खेल इसको ड्राइव करना। तो मैंने आपके पास एक वेव कंसीडर की, ठीक है, और ये वेव मैंने कंसीडर की कि वेव एक मीडियम से गुजर रही है। ये मेरे पास एक वेव है और ये वेव एक मीडियम से गुजर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू, इज इट अ कंप्लीट वेव? दिया, आप मुझे बताइए क्या ये कंप्लीट वेव है? यस सर। कैसे बेटा? सर इसमें एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है। थैंक यू। अब मुझे बताएंगे यहाँ से फातिमा। फातिमा अनम्यूट करें। जी सर। फातिमा, सर मैंने अभी फातिमा ज्वाइन करा है। जी, सर मैंने अभी ज्वाइन करा है, आप क्या समझा रहे थे? ओके। मैं ये समझा रहा था कि हम अमेरिका में हैं और हम कराची जाने वाले हैं। ये एम्बुलेंस की आवाजें कहाँ से आ रही है? ओके, आई वुड कम टू लाइबा। लाइबा से अनम्यूट कीजिए अपने आप को बेटा। यस सर। सर लाइबा मुझे सॉरी वो बताएं, जैसे कि दिया ने बताया कंप्लीट वेव है, मैं एग्री कर रहा हूँ कंप्लीट वेव है। एक वेव को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? सर टाइम पीरियड। गुड। और एक वेव को कंप्लीट करने के लिए वेव जो डिस्टेंस कवर करेगी वो किसके बराबर होगा? लैम्डा। लैम्डा के वेवलेंथ। गुड। यही दो चीजें थी जो मुझे यहाँ बतानी थी बच्चों को। एक तो एक कंप्लीट वेव मैंने कंसीडर की, आपको नजर आ रही है इसमें v हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ अ वेव। f का मतलब हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मतलब हमारे पास क्या है? वेवलेंथ। याद रखिएगा, मैं ये मान रहा हूँ कि ये वेव जिस मीडियम में से जा रही है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये वेव जिस मीडियम में से जा रही है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये एक वेव है और ये जिस मीडियम में से जा रही है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। याद रखिएगा, मीडियम चेंज होने से वेव की वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है। मीडियम चेंज होने से वेव की वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है। आई रिपीट बेटा, मीडियम चेंज होने से वेव की वेलोसिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो अगर हमने एक ऐसा मीडियम लिया जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो हमारे लिए आपके पास उसको ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने इक्वेशन सिंपल सी ली, v इक्वल्स टू f लैम्डा। अगर आपसे कोई पूछेगा इक्वेशन कब वैलिड होगी तो आपने बोलना है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जहां कहीं भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वहां पे हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर लेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वेव की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब याद करें, हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हमने स्पीड का फॉर्मूला निकाला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। काइनेमेटिक्स में हमने स्पीड का फॉर्मूला निकाला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था और काइनेमेटिक्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वेव की स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो मैं बता दूंगा। हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। हर वो ऑब्जेक्ट जो आपके पास डिस्टेंस कवर करे, अगर उसके डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाती है उसकी स्पीड। तो मेरे पास v बराबर है किसके? s अपॉन t के। और मैंने v भी लिखा हुआ है कि ये जो वेव है ये एक 1 सेकंड है, तो मैंने यहाँ लिखा फॉर 1 कंप्लीट सेकंड। एक कंप्लीट सेकंड के लिए जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा।
एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा, और वेव जो डिस्टेंस कवर करेगी वो लैम्डा के बराबर होगा। और वन कंप्लीट साइकिल स्मॉल t will be equal to capital T and the distance covered by a wave will be equal to lambda। एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो आपके पास टाइम होगा, थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, क्लियर करके लिख रहा हूं, देखिए एक वेव को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा, और जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये v एज इट इज रहा, जहां पर s था वहां पे हम पुट कर देंगे क्या, लैम्डा, तो वहां पे आएगा लैम्डा, और जहां स्मॉल t था वहां पे आ जाएगा कैपिटल T। तो v का फॉर्मूला बन गया लैम्डा अपॉन कैपिटल T। अब मैंने बचपन में मैथ्स पढ़ी थी, ठीक है, मैंने बचपन में क्या पढ़ी थी, मैथ्स, और उसमें मैंने एक रूल पढ़ा था। उसमें मैंने रूल ये पढ़ा था कि अगर a अपॉन b लिखा हुआ हो तो उसको हम a इंटू वन अपॉन बी लिख सकते हैं, या उसको हम वन अपॉन बी इंटू a लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं वही अपनी बचपन वाली बात को यहाँ पे करने वाला था। मैंने पढ़ा था बचपन में और अब चल रहा है बचपन, तो बचपन और बचपन में बहुत फर्क होता है। तो ये लिखा है b इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t, इसको मैंने लिखा b इज इक्वल टू 1 अपॉन t इनटू लैम्डा। लैम्डा को मैंने अलग कर दिया, 1 अपॉन t को मैंने अलग कर दिया। अब याद करें मैंने पिछले वीक पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। मैंने लास्ट वीक में आपको पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो इसका मतलब दिस इज 1 अपॉन t। तो जब आप 1 अपॉन t को हटाएंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा f, और इक्वेशन बन गई v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। जब 1 अपॉन t हटा तो इसकी जगह पे आ गया f, और इक्वेशन बन गई v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। v का मतलब है स्पीड ऑफ अ वेव, f का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, और लैम्डा इंडिकेट्स वेवलेंथ। v का मतलब वेव की स्पीड, f का मतलब फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा मींस वेवलेंथ। लैम्डा को हम वेवलेंथ के नाम से जान रहे होते हैं, एंड दिस इज द वेव इक्वेशन जो हमें यहाँ पर मिली। ठीक है, ये वेव इक्वेशन की बात की हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू को बढ़ाते हैं आगे। अब आती है वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पे आते हैं तो सबसे पहले एक जो चीज आती है उसका नाम है रिफ्लेक्शन। उसका नाम है रिफ्लेक्शन। ठीक है, वेव के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके पास रिफ्लेक्शन शो करती है। अब मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ। व्हेन अ वेव स्ट्राइक फ्रॉम one medium to other, when a wave strikes from one medium to the other, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली विजिबल देख सकें। when a wave strikes from one medium to other, जब आपकी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे टकराए, जब आपकी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर टकराए, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर टकराती है तो होता क्या है, और इट स्ट्राइक्स टू अ बैरियर, या वो किसी बैरियर से टकराए और किसी सरफेस से टकराए, देन it reflects back, then it reflects back, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। This phenomenon is known as
This phenomenon is known as रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। जितनी भी वेव्स होती हैं उनके अंदर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो आपके पास टकराती हैं और किसी भी चीज से वो टकराएंगी तो टकराने के बाद वापस आएंगी। तो वेव की कैसी प्रॉपर्टीज पे वो टकराए और टकराने के बाद वापस आए, किसी मीडियम से टकराए, किसी बैरियर से टकराए, किसी बाउंड्री से टकराए, किसी ऑब्स्टिकल से टकराए, वो टकराएगी और टकराने के बाद बेटा रिटर्न होगी। तो उस प्रॉपर्टी को वेव की नाम देते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहलाती है। चलिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो लाइट है ना, लाइट का मतलब जो लाइट अभी जिस तरह कमरा रोशन हो रहा है, लाइट है, सूरज से लाइट आ रही है वो भी लाइट है। लाइट के अंदर भी कैपेसिटी होती है रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि लाइट भी एक वेव की तरह एक्ट करती है, लाइट भी एक वेव की तरह एक्ट करती है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, देखिए कैसे। अगर ये मौजूद है सूरज, सन, ठीक है, ये सन मौजूद है और यहाँ पे एक शेल्टर है और ये मौजूद है आप, और आप मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं, आपके 5 हाथ हैं, तो ये एक हाथ में आपके मौजूद है शीशा। ये शीशा ऑब्वियसली बात है मिरर है, कोई और शीशा नहीं है, मिरर। तो ये आप शरीर बच्चा है, मिरर है इसका, तो इसके हाथ में आपके पास शीशा मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है इसका दोस्त। अब अक्सर हम लोग भी जब याद करें हमारे स्कूल का टाइम होता था नहीं ना होता था, तो हमारे अगर हाथ पे धूप पड़ती थी, धूप, और अगर हमारे हाथ में घड़ी होती थी तो हम घड़ी को यूं करते थे। टीचर की बात का ध्यान नहीं होता था, घड़ी को यूं करते थे और किसी को पहले ऊपर, तफरीहात ही खत्म नहीं होती ना, ऊपर देख रहे हैं शेड कहाँ तक जा रहा है, यूं देख रहे हैं कहाँ तक जा रहा है शेड, ऐसे ही होता था। तो वो किस बात की जमानत दे रहा है? वो इस बात की जमानत दे रहा है कि लाइट आपकी शीशे की मतलब ग्लास के ऊपर पड़ रही और ग्लास के ऊपर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही। दिस इज रिफ्लेक्शन और लाइट एक वेव है। तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन होना इस बात की जमानत दे रहा है कि वेव के अंदर रिफ्लेक्शन पाई जाती है। अब ये है आपकी क्लास के कोई स्टूडेंट और ये उन्हीं के दोस्त हैं, ठीक है। तो फर्ज करने की ये दानियाल है और ये उनके साथ बैठने वाला बच्चा है, उसका नाम मुझे याद नहीं, शायद यूसुफ था, ठीक है। तो ये आपके पास सूरज की लाइट इस पे आ रही और ये सन से जो लाइट आई मिरर पे टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई। अब ये मुस्तकिल तौर पर इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो लाइट इनकी आंख के अंदर ये स्ट्राइक करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इनकी आंख को जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो इनको प्रॉब्लम होगी एंड ही विल सडनली चेंज हिज पोजीशन। और अगर ये दोस्त की हरकत से खुश हो रहे हैं तो ये यही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी बच्चे। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टीज को नाम देते हैं रिफ्लेक्शन, इसको भी छोड़ दो। अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम किसी नए घर में जाते हैं या किसी बड़े बड़े हॉल में जाते हैं, जब हम किसी नए घर में जाएं या किसी बड़े हॉल में जाएं, तो नए घर में जब जाते हैं या किसी बड़े हॉल में जब जाते हैं और चिल्लाते हैं हेलो हाय, ये सब कर रहे होते हैं, तो उसको करने के नतीजे में हमारी आवाज गूंजती है। बचपन में मैं डराया जाता था भाई यहाँ पे कुछ और भी है, ऐसा नहीं होता। ये जो आवाज का गूंजना है ना, तो आप बोल रहे हैं एंड दैट इज साउंड। साउंड इज नथिंग बट अ वेव। तो साउंड अतराफ से टकराएगी, टकराने के बाद आपके कान में दोबारा वापस आएगी। आपको एक ही आवाज 2 बार सुनाई देगी। एक बार कब? जब आपने अपनी जबान से अदा करी तब सुनाई दी, और एक बार तब जब वो टकराकर वापस आई फिर कान पे लगी तब सुनाई। इसको कहते हैं इको, ECHO, इको। इको मीन्स साउंड का सरफेस से टकराना, टकराने के बाद बाउंस बैक होना। ये जो साउंड सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद बाउंस बैक होती है, उसको इको का नाम दिया जाता है, वो इको कहलाता है। तो ये मेरे पास जो चीज थी इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ये बात आपको समझ में आ गई? इसको भी छोड़ दें। अगर आप यहाँ पे मौजूद है और आप एक कमरे में बोले तो आपकी आवाज पूरे घर में गूंजती है, पूरे घर में। आपकी अम्मी को पता चल जाता है आप बात कर रहे हो, ऐसे ही ना, आपको अंदाजा हो जाता है कि आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपकी एग्जिस्टेंस आपकी आवाज से हो जाती है। जिस कमरे में आप मौजूद है आपकी आवाज तो वहीं रहनी चाहिए ना, तो फिर आपकी आवाज बाहर क्यों जा रही है? समझ आपकी आवाज रिफ्लेक्ट करती हुई जा रही है, तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन पाई जा रही है, ठीक है।
जो रिफ्लेक्ट वेव करने की, वेव की रिफ्लेक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है, सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दी। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वेव का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो वेव का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है मदाखलत। मदाखलत वो जिसमें हमारी फॉर्म बहुत माहिर है, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। वेव की दूसरी कैपेबिलिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है इंटरफेरेंस। वेव की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है इंटरफेरेंस। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये इंटरफेरेंस होती क्या है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो वेव्स का आपस में कंबाइन होना। When two waves combine with each other, when two waves combine, when two waves combine with each other, जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ कंबाइन, जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, टू वेव्स कंबाइन विद ईच अदर, जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, तो हम ये कहते हैं कि दिस phenomenon is known as interference। ठीक है, आप सुनिए, क्यों ना मैं इसकी मिसाल आप लोगों से रिलेटेड हो। एक तो वेव की जो इंटरफेरेंस होती है ना, वो लाइट टू लाइट होती है। लाइट टू लाइट का मतलब क्या है, साउंड के साथ, लाइट की लाइट के साथ, वाटर की वाटर के साथ, स्ट्रिंग की स्ट्रिंग के साथ, लाइट टू लाइट इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, और इसको आपके पास इंटरफेरेंस का मतलब है दो वेव्स का, देखिए ऐसे आपस में यूं मिल जाना। जब दो वेव्स आपस में ऐसे यूं मिलती हैं तो उनके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब होता है एक का दूसरे पर चढ़ जाना, उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो जब दो वेव्स आपस में आके मिलेंगी तो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, इसको ओवरलैपिंग का नाम देते हैं, ये ओवरलैपिंग कहलाती है। अब इसकी मिसाल मैंने कहा मैं आप लोगों से रिलेटेड दूंगा। अब बिल्कुल वैसी बात है, आपको एक टेस्ट दिया गया और आपस में ये यहाँ पे दो बच्चे थे, तो मुझे नजर आ रहा है जिनके नाम फॉर एग्जाम्पल, चल छोड़े बुरा मन ना, अगर मैंने आपको एक टेस्ट दिया, ठीक है, अब आप लोगों ने ना आज के दिन सेटिंग बनाई कि तुम इतना याद करके आना, तुम इतना याद करके आना, और हम लोग टेस्ट करेंगे। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, अब वो दोनों बच्चे ही काम कर आ रहे हैं, एक ने आधा याद किया, दूसरे आधा किया। अब पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों एक दूसरे का छापें और छापने के बाद दोनों के फुल मार्क्स आ जाए, तो ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों एक दूसरे का छाप रहे और छापते ही पकड़े जाए, दोनों में कितने मार्क्स आएंगे, 0। Did you get this? तो या तो दोनों को टेस्ट कंबाइन करके फायदा हो रहा है, या फिर दोनों को टेस्ट कंबाइन करके नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह इंटरफेरेंस पे होता है, जब या तो दो वेव्स आपस में मिलती है तो वो ओवरऑल एक बड़ी वेव बनाती है जो उन दोनों से बड़ी होती है, और जब दो वेव्स आपस में इस तरह मिले कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दें, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दें, तो वो आपके पास उसको खत्म कर देगी। तो इंटरफेरेंस में जब दो वेव्स मिलेंगी, या तो वो एक दूसरे के ओवरऑल इफेक्ट को इंक्रीज कर देंगी, या फिर वो एक दूसरे के ओवरऑल इफेक्ट को डिक्रीज कर देंगे। और इसी हिसाब से इसकी दो टाइप्स है, एक कहलाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक कहलाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरी बेटी कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। One is known as constructive beta and other is known as destructive. एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और दूसरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक ऐसी इंटरफेरेंस है जिसमें एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिलता है तो एक लार्जर क्रस्ट मिलता है, और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मिलता है तो एक लार्जर ट्रफ मिलता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट से जब ओवरलैप करेगा तो एक लार्जर क्रस्ट बनाएगा, और ट्रफ से जब ओवरलैप करेगा तो एक लार्जर ट्रफ बनाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट मिलते हैं, एक लार्जर क्रस्ट मिलता है, ट्रफ मिलते हैं तो एक लार्जर ट्रफ मिलता है। तो जब क्रस्ट से कंबाइन हो, ट्रफ से कंबाइन हो, उस इंटरफेरेंस को अपनी आम ज़बान में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक ऐसी इंटरफेरेंस में क्रस्ट से कंबाइन होकर एक लार्जर क्रस्ट मिले, और ट्रफ से कंबाइन होकर एक लार्जर ट्रफ मिले। इन शॉर्ट जब ये दोनों मिलते हैं तो मिलने के नतीजे में ये ओवरऑल वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, इनसे एक लार्जर एम्पलीट्यूड की वेव मिलती है। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये ओवरऑल वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, और जब ये ओवरऑल वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो इनसे हमें एक लार्जर वेव मिलेगी। तो जब दो वेव्स इस तरह कंबाइन हो कि वो ओवरऑल नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को, जुमला बोल रहा हूँ, नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दें, उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में नाम देते हैं क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये एक वेव है मेरे पास और ये एक दूसरी वेव है, आप चेक करें, ये नीचे वाली एक वेव, ऊपर वाली अलग वेव। तो क्रस्ट से मिल रहा है एक लार्जर क्रस्ट बना, ट्रफ से मिल रहा है एक लार्जर ट्रफ बना। कौन सी इंटरफेरेंस होगी? कंस्ट्रक्टिव। अब ये दो वेव थी अलग अलग, जब ये मर्ज हुई तो ये मर्ज होने के बाद इनका रिजल्ट है, दिस इज देयर रिजल्ट। लाइक अगर एक बराबर थी 2 सेंटीमीटर के, सुन ले, और अगर एक बराबर थी 3 सेंटीमीटर के, तो ये जो आंसर आएगा ना ये 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो उनका रिजल्टेंट उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इफ एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग देन यू कैन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू साइन आउट। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।